हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा विश यू अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्टडी अल्फा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के हम अब तक के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के लिए प्लांट किस किस तरीके का अडैप्टेशन शो करता है और उन अडैप्टेशन के लिए प्लांट को अपने शरीर में क्या क्या बदलाव, अपने बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कि फ्लावर का शेप में किस तरीके का बदलाव आएगा, पेटल्स का कलर किस तरीके से चेंज होगा, साइज में किस तरीके का बदलाव आता है, नेक्टर होगा नहीं होगा, स्मेल रखेगा कि नहीं रखेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब ये पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है तब क्या होता है। तो अब एक स्टार्ट होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम जान रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से। सो स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझेंगे इसके अंदर कि कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद एक्सेप्ट किया जाता है स्टिग्मा के द्वारा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी प्रजाति का पॉलन ग्रेन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्लांट के पास इस बात का सेंस है कि वो अपने स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को पहचान सके। जानने के लिए आज के लेक्चर को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। चलिए, तो टुडेज कॉन्सेप्ट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। समझ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का और पिस्टल का क्या इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में क्या डायलॉग्स होते हैं ना। डायलॉग्स का मतलब जो दो तरफा केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब भी किसी चीज में दो तरफा फीडबैक मिलता है ना, तो उसको हम डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर भी क्या होगा, डायलॉग ही होगा, जिसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन और किसके बीच में, स्टिग्मा के बीच में, पिस्टल के बीच में एक केमिकल रिएक्शंस यहां पर होंगी। ठीक है, सो एक्सट्रैक्टेड मैनर में समझें तो जब किसी स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ जाता है, इट मींस पॉलिनेशन होता है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो सही तरीके का पॉलिनेशन है। इट मींस ये गारंटी नहीं देता इस बात की कि वो पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज का है जिस स्पीशीज की स्टिग्मा है। इस बात की गारंटी बिल्कुल ये पॉलिनेशन नहीं देता। तो अल्टीमेटली स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में होती है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन फेवरेबल होती है तो पॉलन ग्रेन के एक्सेप्ट होने का कारण बन जाती है, और वहीं यदि पॉलन ग्रेन के और स्टिग्मा के बीच की केमिकल रिएक्शन अनफेवरेबल होती है तो इसकी वजह से पॉलन ग्रेन हो जाता है रिजेक्ट। हमने रिजेक्शन की बात तो करनी नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि यदि वो एक्सेप्ट हो जाए तो क्या होगा। चलिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज कि जब पॉलिनेशन होती है सो इट डज नॉट गिव्स द गारंटी द लैंडिंग ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो एक सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के या कंपेटेबल स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। इस बात की गारंटी खुद पॉलिनेशन नहीं देती है। पॉलिनेशन अपने आप में एक रैंडम प्रोसेस है जो किसी भी पॉलन ग्रेन को उठा करके किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा सकती है। तो पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं देती है। आगे, पॉलन ग्रेन मे बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पॉलन ग्रेन डिफरेंट स्पीशीज का भी हो सकता है, लेकिन पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके अपने ही पॉलन ग्रेन को कि वो कंपेटेबल है भी या नहीं भी। कंपेटेबल का मतलब उसके लायक है, उसके जैसा, या उसकी स्पीशीज, उसके जेनरा, उसकी वैरायटी का है या नहीं है। इसको रिकॉग्नाइज, इसको मान्यता देने की जो विशेषता होती है ये किसके पास होती है बेटा, स्टिग्मा के पास होती है। ठीक है, इट मींस पिस्टल के पास होती है। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पिस्टल। ठीक है, सो पिस्टल के पास ये प्रॉपर्टी होती है। आगे हम समझ रहे हैं, ओवर द पिस्टल सम स्पेसिफिक केमिकल्स आर प्रेजेंट। पिस्टल के पास कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब, जो स्पेसिफिक का मतलब हुआ स्पीशीज से ही रिलेटेड है। रोज की स्पीशीज या रोज के स्टिग्मा पर प्रेजेंट जो केमिकल हैं वो किसी दूसरे फ्लावर पे नहीं होंगे, और कोई दूसरे फ्लावर पे है तो वो किसी तीसरे तरीके के फ्लावर के ऊपर केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो केमिकल्स आर वेरी स्पेसिफिक। ये केमिकल्स कैसे होते हैं, वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अब क्या होता है, पिस्टल के केमिकल और पॉलन केमिकल्स ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और यदि कंडीशन कैसी हो जाए, if the condition is, if the chemical reaction is, if reaction is favorable, ध्यान समझेंगे, if reaction is favorable, क्या होगा यदि रिएक्शन फेवरेबल हो जाए। तो यदि रिएक्शन फेवरेबल होती है तो ऐसी सिचुएशन में तो हम क्या बोलेंगे, यदि रिएक्शन फेवरेबल हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉलन ग्रेन हो जाता है एक्सेप्ट, और जब ये पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टिग्मा के द्वारा तो ऐसी सिचुएशन में अब होगा पॉलन जर्मिनेशन। क्या होता है पॉलन जर्मिनेशन, क्या पॉलन ग्रेन भी सीड की तरह जर्मिनेट करेगा, क्या इसमें भी सीड के एम्ब्रियोनल एक्सेस, प्लूम्यूल और रेडिकल की तरह कोई आउटग्रोथ निकलेगी। तो समझते हैं इसको अगली स्लाइड के अंदर। क्या होता है जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाता है या केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है,
तो हम ये बोल रहे हैं कि जब भी सिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन की और सिग्मा के ऊपर प्रेजेंट केमिकल्स की डायलॉग्स यहां पर होते हैं, मींस अपने आप में क्रॉस फीडबैक ये मैकेनिज्म शो करते हैं, केमिकल रिएक्शन एस्टैब्लिश होती है। तो केमिकल रिएक्शन के दो फेट, दो नसीब, दो भाग्य, दो रिजल्ट होते हैं। रिजल्ट दो कौन कौन से? केमिकल रिएक्शन मे बी फेवरेबल और इट मे बी अनफेवरेबल। यदि केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है तो ये पॉलन ग्रेन के एक्सेप्ट होने का कारण बन जाती है। वहीं बात करें यदि केमिकल रिएक्शन अनफेवरेबल है तो ये पॉलन ग्रेन के रिजेक्शन का कारण बन जाती है। बात करते हैं आगे। यदि पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में सिग्मा से वाटर को और कुछ मिनरल्स को, जैसे कि इसको बोरॉन मींस बोरिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोरिक एसिड के यहां पर क्या होता है, यहां पर बोरिक एसिड की फॉर्म में इसमें बोरॉन इसको मिल जाता है, कैल्शियम, ठीक है। सो कैल्शियम जैसे आयंस ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सिग्मा पर प्रेजेंट ये केमिकल्स क्या करने लगती है, जो पॉलन ग्रेन है वो एब्जॉर्ब करने लगती है। तो यदि हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ध्यान से समझेंगे इसको डायग्रामेटिकली। देखिए सपोज कीजिए दैट दिस इज द स्टिग्मा, ये क्या बेटा, ये स्टिग्मा है, ठीक है। और मैंने आपको यहां पे दिखाया कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज द पॉलन ग्रेन। ये क्या बच्चे, ये है पॉलन ग्रेन। आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की, वेरी हार्ड सब्सटेंस। लेकिन हमने पिछले गए हुए लेक्चर के अंदर ये समझा था कि पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन और एक्साइन की लेयर है, इंटाइन के ऊपर ये एक्साइन की लेयर एक जगह पर एब्सेंट होती है, फिर बोलेंगे नियरली एब्सेंट या फिर थिन होती है, जहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता। इस जगह पे स्पोरोपोलिन के प्रेजेंट ना होने की वजह से कारण बन जाता है या परिणाम ये बनता है कि पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स को इसी जगह से एब्जॉर्ब करता है जहां स्पोरोपोलिन इसके पास नहीं है। परिणाम स्वरूप इसकी यहां पर जो इंटाइन है या प्रोटोप्लाज्म है, ये अंदर की तरफ मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ट्यूब के शेप में एंटर करने लगता है। चलिए समझते हैं। तो क्या होगा यहां पर ये पॉलन ग्रेन इस पर्टिकुलर जगह से, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं, पिछले गए हुए लेक्चर में हमने पढ़ा था, इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। तो इस जर्म पोर वाली जगह से क्या करना शुरू कर देगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा जो कि स्टिग्मा पर प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स में वाटर है और वाटर के अंदर सॉल्यूबल क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स हैं, तो इनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, अंदर का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होने लगेगा। जीव द्रव्य, जैव द्रव्य जिसको हम बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन स्पोरोपोलिन इस बात की अनुमति नहीं देगी इसको फैलने की। लेकिन हमें तो पता है स्पोरोपोलिन एक जगह पे तो एब्सेंट थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉलन ग्रेन उस जगह से अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा, इंटाइन की लेयर को फैलाना शुरू कर देगा जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है। और आप जानते हैं यस इट इज जर्म पोर, जहां पर एक्साइन की स्पोरोपोलिन नहीं है। तो परिणाम स्वरूप हमें अब क्या मिलने वाला है, यहां पर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहां से होगी, जर्म पोर वाले एरिया से होगी। सो ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से नीचे की तरफ एक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के रूप में पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करने लगती है। और इसी पॉलन ट्यूब के जरिए ये पॉलन ग्रेन अपने मेल गैमीट को डिलीवर करेगा फीमेल गैमीट के पास। क्या होगा आगे समझते हैं। तो बताई गई सभी बातें जो मैंने आपको मौखिक रूप से बताई, यहां पर ये लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हुई हैं, ताकि आपको पढ़ाए हुए रोजाना के जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर एज इट इज प्रिपेयर्ड एनोटेशन के साथ आपको मिल जाए, ताकि आपको और कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़े। सिंपल नोट्स आपके पास पहुंचे, सिंपल उनको पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए अच्छा होगा कि यदि आप नोट्स को लिख लिख के पढ़ें, ठीक है। नोट्स को लिख लिख के पढ़ें तो बायोलॉजी लिखने से बहुत अच्छी याद होती है, ठीक है। चले, सो जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाएगा तो बेटा ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा वाटर, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड समथिंग एंड सम अदर मिनरल्स, सम अदर आयंस आल्सो। सो इसके बाद क्या होगा, इट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसकी वजह से क्योंकि इसने चीजें एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी हैं, तो पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लाज्म है ये एक्सटेंड होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। याद है आपको कि ये उस जगह से बढ़ेगा जहां स्पोरोपोलिन नहीं होगी, क्योंकि स्पोरोपोलिन होगी तो इस बात की अनुमति इसको बिल्कुल नहीं देगी कि ये अपने आप को फैला सके। लेकिन हमें पता है जर्म पोर इज द एरिया जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये प्रोटोप्लाज्म उसी जगह से एक्सटेंड हो जाएगा। तुमने क्या बोला, जर्म पोर हैज नो स्पोरोपोलिन, जर्म पोर के पास कोई स्पोरोपोलिन नहीं है, जिसको हम बोल रहे हैं हार्ड सब्सटेंस। इतना हार्ड कि ये ना तो किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली मींस वाटर सोल्यूबल बेस और ना ही किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यही वजह है
कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि पॉलन ग्रेन की ये स्पोरोपोलिनिन का केमिकल कंपोजिशन यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि यूवी रेडिएशन की भी औकात नहीं कि स्पोरोपोलिन को पार करके पेनिट्रेट करके अंदर तक चली जाए। सो इसी वजह से सनस्क्रीन लोशन में स्पोरोपोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे पूछा कि सर स्पोरोपोलिन क्या होता है ना? तो स्पोरोपोलिन क्या होता है? अपने आप में एक कैरेटिनॉइड पॉलीमर होता है। ठीक है, बीटा कैरेटिनॉइड का पॉलीमर होता है कौन? स्पोरोपोलिन। इस वजह से इसका कलर, क्योंकि कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव है, कैरोटीन डेरिवेटिव है, इस वजह से इसका स्पोरोपोलिन का जो पॉलन ग्रेन का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जर्मपोर स्पोरोपोलिन जर्मपोर के पास प्रेजेंट नहीं है। तो हमने बोला जर्मपोर हैज नो स्पोरोपोलिन। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? दैट प्रोटोप्लाज्म कम्स आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब मेड फ्रॉम इंटाइन विच मूव्स थ्रू स्टाइल। यही मैंने अभी आपको बताया कि जब ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो इंटाइन का प्रोटोप्लाज्म इंटाइन को ही ट्यूब के जरिए कहां की तरफ एंटर कराना शुरू कर देगा बेटा? स्टाइल के अंदर एंटर कराना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे परिणाम स्वरूप क्या होगा। अब बात करते हैं इस पॉलन ट्यूब की धीरे धीरे एंट्री होके कहां जाएगी, तो ध्यान से समझेंगे। मैं फिर से एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये था स्टिग्मा का डायग्राम और ये रही स्टिग्मा के बाद स्टाइल और नीचे ओवरी। यहां था हमारा ओव्यूल। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि यहां था पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन की ये रही बेटा पॉलन ट्यूब और ये रही इसकी एक्साइन लेयर। तो ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 कहां तक आ जाती है? धीरे 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 ये आ जाती है फीमेल गैमेटोफाइट तक। ठीक है, सो कहां तक आ जाती है? फीमेल गैमेटोफाइट तक। हमने फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने समझा था कि फीमेल गैमेटोफाइट कुछ इस तरीके का होता है जहां पर बेटा इंटेगुमेंट की ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जहां पर इंटेगुमेंट की ओपनिंग होती है बच्चे हम उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं और इसके अपोजिट में चलाजा होता है। क्या होता है? चलाजा। इस वजह से इसको चलाजल एंड बोलते हैं और इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको चलाजल एंड और इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। अब यहां पर ये जो पॉलन ट्यूब आ रही है ये पॉलन ट्यूब एंट्री कैसे लेगी? इसके एंट्री लेने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये बन जाएगा सर क्या ये तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है ना? भैया आप स्टडी अल्फा के स्टूडेंट हैं और मैं नहीं चाहता कि स्टडी अल्फा के स्टूडेंट को भविष्य में ये एक एक्सक्यूज मिल जाए कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी कितने पेजेस की बुक है? 300 पेज की बुक भी नहीं बेटा। सोचिए 12वीं क्लास का बच्चा यदि चाहे तो उसको रट सकता है ना, लेकिन बावजूद इसके कि वो रट सकता है फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों का नीट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आपको एनसीईआरटी देती है सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री लाइन। ठीक है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर आपको चीजों को और भी एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। इट मींस एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं अपने आप में कोडेड फॉर्म में है। ये आपकी ड्यूटी है कि कोडेड फॉर्म में लिखी हुई इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करें। ठीक है, सो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है ये 3 तरीकों से होती है। ठीक है, 3 तरीके कौन कौन से हैं? ठीक है, शायद आज आप पहली बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये समझने जा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री भी अलग अलग तरीकों से होती है। यदि आज पहली बार आज ये बात समझने जा रहे हैं तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा आज। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां कहां से होती है? यदि पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है माइक्रोपाइलर एंड से, ध्यान समझेंगे, पॉलन ट्यूब की एंट्री किसके हो सकती है? पॉलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, इट मींस देखो लाइक दिस, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं आप। पॉलन ट्यूब की एंट्री बेटा कहां से हो रही है? पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है माइक्रोपाइलर एंड पर। कहां पर बेटा? माइक्रोपाइलर एंड पर हो रही है। इसके अलावा दूसरा आप देख रहे हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री बेटा कहां से हो रही है? चलाजल एंड से हो रही है। बेटा ध्यान से देखो कहां से? चलाजल एंड से। ये रहा यहां पर चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल एंड से हो रही है। ठीक है, और यहां पर पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है बेटा इंटेगुमेंट से। देखो यहां पे चलेजा से नहीं हो रही है। ठीक है, यहां से नहीं हो रही है, कहां से हो रही है? इंटेगुमेंट से हो रही है। इंटेगुमेंट से हो रही है। ठीक है, सो इंटेगुमेंट से हो रही है। इस वजह से यहां पर हमने देखा कि पॉलन ट्यूब की एंट्री स्टिग्मा के थ्रू आकर के फीमेल गैमेटोफाइट में 3 तरीकों से हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा तीनों तरीकों से, मैं बोल रहा हूं 3 में से किसी एक तरीके से हो सकती है। इसका मतलब पॉलन ट्यूब के पास 3 विकल्प होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट एंटर कराने के। 3 विकल्प में पहला विकल्प माइक्रोपाइल के जरिए, दूसरा चलेजा के जरिए, तीसरा इंटेगुमेंट के जरिए। ठीक है, सो
शायद आज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री में शायद आज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, या अपने इस पूरे 12th क्लास के इस पूरे कोर्स, इस पूरे टाइम कोर्स के अंदर आज आप पहली बार समझने जा रहे हैं कि क्या वाकई में इतनी डाइवर्सिटी होती है प्लांट के लेवल पर भी, कि एक छोटा सा इवेंट पॉलन ट्यूब की एंट्री, इसके भी ऑप्शन प्लांट के पास है। जी हां, ये सारी चीजें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? स्टडी अल्फा। चलिए, सो पॉलन ट्यूब की एंट्री यदि माइक्रोपाइलर एंड से होती है तो ऐसी पॉलन ट्यूब की एंट्री को हम पोरोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोरोगेमी कहते हैं। क्लियर? वहीं बात करें यदि पॉलन ट्यूब की एंट्री चेलेजल एंड से होती है, कहां से? चेलेजल एंड से होती है, तो इसको हम चेलेजोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेलेजोगेमी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चेलेजोगेमी कहते हैं। लेकिन यदि पॉलन ट्यूब की एंट्री इंटेगमेंट के थ्रू हो रही है तो ऐसी एंट्री को हम मीजोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं मीजोगेमी। सो पॉलन ट्यूब की 3 अलग अलग तरीके की एंट्री है। कौन कौन सी? पोरोगेमी, चेलेजोगेमी एंड मीजोगेमी। ठीक है, पोरोगेमी का मतलब जब पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से हो, मीजोगेमी तब जब इंटेगमेंट के जरिए हो, और चेलेजोगेमी तब जब चेलेजक एंड से हो। जब चेलेजल एंड से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो तो इस तरीके की पॉलन एंट्री को या पॉलन ट्यूब एंट्री को हम चेलेजोगेमी कहते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो आज आपने पहली बार समझा ये इतना हार्ड नहीं होगा आपके लिए। होता है ना माइंड में एक अपने आप में एक फोबिया बन जाता है कि पहली बार चीजें पढ़ने जा रहे हैं, शायद पता नहीं कैसी होगी, वो हार्ड होगी, समझ में आएगी भी नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पॉलन ट्यूब की 3 तरीके की एंट्री, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे तो पोरोगेमी, इंटेगमेंट से एंटर करे मीजोगेमी, और यदि चेलेजल एंड से एंटर करे चेलेजोगेमी। पढ़ाया गया ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो गया, आपको डायमंड क्लियर हो चुका है। चलिए, so these are the entry, these are the types of entry of pollen tube inside a female gametophyte, means ओव्यूल के अंदर कैसे, ये ओव्यूल के अंदर तक ये कैसे अपने मेल गैमेट को डिलीवर करेगा। ठीक है, चले। सो इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये है, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, है ना? सवाल पूछा था कि पॉलिनेशन के दौरान कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन करते नहीं है लेकिन फ्लावर का नेक्टर चुरा के ले जाते हैं, है ना? भाई आता तो हर एक कीड़ा या पक्षी नेक्टर के लिए एक लालच से आता है। लालच क्या होता है? नेक्टर, पराग, है ना? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पराग ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट को हम एक्चुअल पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं कहते, हम बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉलन रॉबर्स। रॉबर्स का मतलब डाकू, डकैत, है ना? तो क्या बोलते हैं इनको? पॉलन रॉबर्स। ठीक है, सो appropriate example is Bombyx affinis. It's a species of honeybee. Bombyx affinis. ये क्या काम करती है? ये फ्लावर के पास आती है, नेक्टर ले जाती है लेकिन पॉलिनेशन नहीं करती। ठीक है, सो फ्लावर से अपना फायदा उठा लेती है लेकिन फ्लावर का कोई फायदा नहीं करती है। इसको हम बोलते हैं नेक्टर रॉबर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको पॉलन रॉबर। ठीक है, चले। सो अब यहां पर हमने समझा कि किस तरीके से इसकी एंट्री होती है, एंट्री कैसे होती है ये हमने समझा। ठीक है, अब एंट्री के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है अपने मेल गैमेट को डिलीवर करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, कि जो पॉलन ग्रेन यहां पर स्टिग्मा के पास आया है, क्या ये जरूरी है कि ये रैंडम ही होगा? क्या ये डिसाइडेड इवेंट नहीं हो सकता? क्या ये डिसाइड हम कर नहीं सकते कि हम जो चाहें पॉलन ग्रेन वो स्टिग्मा के ऊपर जाए? ऐसा हम क्यों करेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है मन में, क्यों करें ऐसा? करेंगे इसलिए क्योंकि जरूरत है हमें। कैसी जरूरत है, ध्यान समझेंगे। मान लीजिए कि एक आम का पेड़ है जिसका नाम मैंने ए रख दिया और एक आम का पेड़ मैंने बी रख दिया। ठीक है, आम के पेड़ ए का प्रोडक्शन ज्यादा होता है जबकि आम के पेड़ बी का प्रोडक्शन कम होता है। वहीं इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी डिजीज रेजिस्टेंस इसके अंदर कम है, दूसरे के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लांट की खास बात है कि उसका प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन बीमारियों से वो उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है। बी के अंदर प्रोडक्शन कम है लेकिन बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, काफी अच्छी है। तो यहां पे एक शब्द आता है, वो शब्द आता है काश, है ना? काश के एक ऐसा प्लांट मिल जाए जिसमें ए का हाई प्रोडक्शन हो और बी का हाई डिजीज रेजिस्टिविटी हो। ए का हाई प्रोडक्शन वाला कैरेक्टर हो और बी का हाई डिजीज रेजिस्टिविटी का कैरेक्टर हो। काश, है ना? तो इसी के लिए किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हम चाहते हैं कि इसका ये वाला कैरेक्टर इसके इस वाले कैरेक्टर के साथ क्या कर ले?
कंबाइन कर ले अपने आप को और एक सुपीरियर वैरायटी बन जाए, जिस सुपीरियर वैरायटी सी के पास प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टिबिलिटी भी ज्यादा हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफाइंड, एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। इट मींस व्हाट वी वांट टू डू इज टू क्रॉस पॉलिनेट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। हम कंट्रोल्ड मैनर में क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए हम कंट्रोल्ड मैनर में पॉलिनेशन करना चाहते हैं ताकि दो डिजायर्ड कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बना सकें। उम्मीद है कि ये सारा का सारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर हम बोलते हैं कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का जरूरत क्या है, ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। सो क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, different species or different genera so that a desirable characters comes in a single superior variety, ताकि desired character एक ही वैरायटी के अंदर आ जाएं और हमें दो अलग अलग वैरायटी नहीं उगानी पड़े। अब सोचो, क्या अब ए को ज्यादा महत्व देंगे हम, बी को ज्यादा देंगे या सी को ज्यादा देंगे? तो ऑब्वियसली यस, सी को ज्यादा महत्व देंगे। अब हम चाहेंगे कि सी ही अपने आप को प्रोपेगेट करे और ये सुपीरियर क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई सी नाम का ही प्लांट हमारी कल्टीवेशन का हिस्सा बन जाए, हमारी खेती का हिस्सा बन जाए। ठीक है, चलिए सो हम इस सब को मिटा देते हैं। सो यही मोटिव है किसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यही मोटिव है। ठीक है, लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल है ना? सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर हम कैसे मान ले कि पॉलन ग्रेन के पॉलिनेट कराते ही डिजायर्ड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा? जो हार्मफुल कैरेक्टर वो भी तो कंबाइन हो सकते थे। जी हां, बिल्कुल कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन ये रैंडम इवेंट है। हम दोनों ही काम कराएंगे, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के ऊपर, दूसरे का पहले के ऊपर, है ना? अब जो सीड बनेगा उसको ग्रो कराएंगे और जिसमें भी सुपीरियर वैरायटी का कॉम्बिनेशन, सुपीरियर क्वालिटी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उस प्लांट को आगे बीज बनाने की अनुमति देंगे। लेकिन जिसमें सुपीरियर क्वालिटी का कॉम्बिनेशन नहीं है उसके आगे बीज ही नहीं बने देंगे, उस प्लांट को वहीं मार देंगे, है ना? सो दैट आगे वो प्रोपेगेट ना कर पाए, आगे डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर को आगे ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो यहां पर बनता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इसका कारण कि आने वाली जनरेशन में हमें कौन सा प्लांट मिलेगा। क्या बनता है कारण? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए, सो यहां पर क्या करते हैं, स्पीशीज ए लेते हैं और स्पीशीज बी लेते हैं और इसका क्रॉस करा देते हैं और हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है हाइब्रिड प्रोजेनी, जिसके अंदर है कॉम्बिनेशन ऑफ सुपीरियर कैरेक्टर्स। सुपीरियर कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, सुपीरियर कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन अब सवाल एक और बना कि सर ये तो आपने बता दिया कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, हम करते क्यों हैं, लेकिन सवाल, विज्ञान के 3 प्रमुख सवाल हैं, क्या, क्यों, कैसे। क्या है इसका जवाब हमने ढूंढ लिया, क्यों किया इसका जवाब भी हमने ढूंढ लिया, लेकिन अब एक जवाब ढूंढना बाकी रह गया और वह है कैसे इसको किया जाता है। तो समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को एक कंट्रोल्ड या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को कैसे किया जाता है। चलिए, सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है? सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जिन 2 प्लांट्स के कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, जिन 2 प्लांट के कैरेक्टर को आप एक ही प्लांट में लाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो पहचानोगे, उनको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। लेट इन केस यदि पहले वाले प्लांट के पास ये चारों होल्ड हैं बेटा, क्या है? ये चारों होल्ड है। K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम, है ना? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ऐसे ही दूसरे फ्लावर के पास भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बेटा जब भी आप कंट्रोल्ड पॉलिनेशन चाहते हैं ना, तो उसमें आप कुछ स्टिपुलेशन को शर्त रखना चाहते हैं, या शर्त रखेंगे। ऑब्वियस, पहला हम ये चाहते हैं कि जब हमारा पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो तो दूसरा कोई ना हो। इट मींस आप चाहते हैं कि कोई भी अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए, अनचाहा यहां पर परागीकरण ना हो जाए। इसके अलावा आप ये भी चाहते हैं कि यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो वो खुद का पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट ना कर ले। इट मींस आप सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकना चाहते हैं। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का तो मतलब ये है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी सावधानियों को पूरा करने के लिए, इन सभी सावधानी को बरतने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। क्या क्या? सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि इसका पॉलन ग्रेन इस पे आ जाए, इसका पॉलन ग्रेन इस पे आ जाए। ठीक है बेटा,
क्या मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इसका पॉलन ग्रेन, किसका पॉलन ग्रेन बेटा, इसका पॉलन ग्रेन एंड्रोशियम से निकल करके इसके गायनोशियम पे आ जाए। तो मैं क्या नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि यहां पर इसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फ्लावर का मैं क्या कर दूंगा बेटा, इमैस्कुलेशन कर दूंगा। इमैस्कुलेशन का मतलब इसके एंड्रोशियम इसकी बड कंडीशन में काट के निकाल दूंगा। ठीक है, सो पहला स्टेप है बेटा, पहला स्टेप हो गया इसमें कौन सा, इमैस्कुलेशन। पहला नहीं दूसरा, है ना, दूसरा स्टेप हो गया इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ एंथर। बेटा ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है दैट यू हैव टू रिमूव एंथर एट बड कंडीशन। बड कंडीशन में क्या करेंगे आप, एंथर से, एंथर को फ्लावर में से रिमूव कर देंगे। इट मींस फ्लावर खिला भी नहीं है और उसी कंडीशन आपने बड को खोल करके उसके एंथर को कैंची से काट के हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि बड कंडीशन में इस बात की संभावना ज्यादा है कि एंथर भी डेवलप नहीं हो पाया होगा। किस लिए किया ऐसा, रिमूवल ऑफ एंथर एट बड कंडीशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए आपने क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी तो चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लांट पर, उस पर्टिकुलर प्लांट पर, चलिए अब सेल्फ पॉलिनेशन तो आपने रोक दिया, लेकिन अनवांटेड पॉलिनेशन तो आप नहीं रोक पाएंगे। तो अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट को जिसका इमैस्कुलेशन हुआ है उसको बैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, थर्ड स्टेप है बैगिंग। थर्ड स्टेप क्या है, बैगिंग। बैगिंग करेंगे कौन से प्लांट को, तो हम बोलेंगे दैट पॉलिथिन और बटर पेपर, बटर पेपर या पॉलिथिन है ना, पॉलिथिन बैग इज कवर्ड, पॉलिथिन बैग कवर कर दिया जाता है ऑन द प्लांट इन विच इमैस्कुलेशन वॉज डन, जिसके अंदर इमैस्कुलेशन किया गया था, उस प्लांट को क्या कर देंगे बेटा, उस प्लांट को बैग कर देंगे। पॉलिथिन बैग इज कवर्ड ऑन प्लांट इन विच इमैस्कुलेशन वॉज डन। अच्छा ऐसा किया क्यों, ध्यान रखेंगे, ऐसा किया टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए, इसको रोकने के लिए बेटा आपने ऐसा किया। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, इमैस्कुलेशन, आपने एंथर काट के निकाल दिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो अनवांटेड पॉलिनेशन, ये भी तो रोकना है। तो इसके लिए आपने इमैस्कुलेटेड प्लांट को पॉलिथीन पेपर से कवर कर दिया, पॉलिथीन से कवर कर दिया, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए। सो क्या कर दिया, बैगिंग। बैगिंग करने के बाद आप ध्यान से इस पे टैगिंग, इस पे डेट वेट और डाल देंगे कि कब आपने क्या किया, बैग इसको कवर किया है, ये सभी डिटेल्स हम इस पर डाल देते हैं एंड दैट प्रोसेस नोन एज टैगिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद जाते हैं आप दूसरे प्लांट पर और उसके एंड्रोशियम से कलेक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन। सो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन के बाद जब आप पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लेंगे तो बेटा वापस आएंगे इसके गाइनोशियम के ऊपर डस्ट करने के लिए। लेकिन कैसे डस्ट कर पाएंगे, आपने तो इस प्लांट को बैग कर दिया था। सो अब जो अगला स्टेप है, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन करने के बाद हमारा मोटिव तो है कि हम पॉलन ग्रेन को डस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैगिंग हुई पड़ी है। इस वजह से सबसे पहले, अब डस्टिंग से पहले उद्देश्य बनता है कि पहले पॉलिथीन पेपर को हटा ली जाए, पहले पॉलिथीन को हटा लिया जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबैगिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीबैगिंग। ठीक है, और डीबैगिंग के बाद क्या करेंगे, डीबैगिंग के बाद बेटा सिक्स्थ स्टेप जो है वो आपका होगा डस्टिंग। क्या होगा, डस्टिंग। पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर डस्ट कर देंगे, स्टिग्मा के ऊपर, डिजायर्ड फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देंगे। लेकिन फिर से एक समस्या कि जिस दौरान आपने डस्टिंग कर दिया उसके बाद हो सकता है कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ जाए, अनवांटेड पॉलिनेशन हो जाए, और अनवांटेड पॉलिनेशन में जो बाहर का पॉलन ग्रेन है उसकी पॉलन ट्यूब जल्दी बन जाए, और जो पॉलन ग्रेन आपने इसके ऊपर डस्ट किया उसकी पॉलन ट्यूब स्लोली ग्रोथ करे। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपका का सारा एक्सपेरिमेंट धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेवेंथ स्टेप में आप क्या करेंगे, रीबैगिंग। क्या करेंगे, रीबैगिंग, ताकि फिर से क्या हो जाए, ताकि फिर से एक अनवांटेड पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए। रीबैगिंग टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन।
इस तरीके से ये पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन का ये स्टेप पूरा होगा और इसके पूरे हो जाने के बाद अब इस बात की इंश्योरिटी है कि जो पॉलन ग्रेन आपने इसके ऊपर डस्ट किया था वही पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, अल्टीमेटली उसी के मेल गैमीट फ्यूज होंगे, मेल गैमीट उसी के फ्यूज होंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी मेल गैमीट कैरेक्टर लेके आ रहा है सीड के अंदर वही कैरेक्टर इंटीग्रेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उम्मीद है कि आज के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पॉलन ट्यूब की एंट्री कितने प्रकार की होती है और क्या डिजायर्ड पॉलिनेशन हम कर सकते हैं सो दैट एक ही प्लांट के अंदर डिजायर्ड ट्रेट्स का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाए। ये सारी तमाम बातें आपको समझ में आई हैं। कुछ ऐसी चीजें भी आपको आज समझ में आई होंगी या सुनने को मिली होंगी जो आज से पहले आपने ना सुनी हो। यदि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आज के सेशन में आपको सुनने को मिला है तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। विद्या का ज्ञान तो बढ़ने से बढ़ता है, तो जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन भी, कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया। इस सिचुएशन में हमने कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया कि हम क्या चाह करके एक स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन को एक स्पेसिफिक स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान सेल्फ पॉलिनेशन भी रोकना है और अनवांटेड पॉलिनेशन भी रोकना है, ओनली चाहिए डिजायर्ड पॉलिनेशन। तो क्या क्या इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, ये तमाम चीजें हमने समझी अंडर द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत ज्यादा जानकारी से भरा रहा होगा, बहुत ज्यादा असिमिलेटरी रहा होगा। और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट यदि आपको डाउट बनता है तो सेशन के एंड में आपको इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को, लिंक को टेलीग्राम पे सर्च करना है और टेलीग्राम के इस चैनल के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको रोजाना की पढ़ाई की क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल, गुड बाय।